हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 30 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। यह ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं तथा 28 अगस्त 2020 को स्वर्ण जयंती समारोह मनाया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो आपके गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो की स्थापना 28 अगस्त 1970 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक BS कौमुदी हैं। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के तहत कुल 4 विभाग काम करते हैं, जिनमें अनुसंधान विभाग, विकास विभाग, प्रशिक्षण विभाग तथा 2 सुधार प्रशासन विभाग भी शामिल है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम हेतु केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 वर्षों के लिए कितना वित्त आवंटित किया है? तो हाल ही में चुनौती नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके लिए स्टार्टअप्स का काम किया जाएगा और कुल 95.03 करोड़ रुपए का वित्त आवंटित किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना व प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इसे चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज नाम दिया गया है। इसके तहत कुल 300 प्रकार के स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी, जिसमें प्रत्येक स्टार्टअप्स को 25 लाख रुपए तक का फंड दिया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में नीदरलैंड की 29 वर्षीय लेखिका मार्की लुकास रिजनेवेल ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार उनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया जा रहा है। मार्की लुकास रिजनेवेल सबसे कम उम्र की लेखिका हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। इस उपन्यास में एक ईसाई किसान परिवार की कहानी है। इस पुरस्कार के तहत मार्की लुकास रिजनेवेल को कुल 50,000 पाउंड की राशि दी जाएगी। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो यह मैन बुकर पुरस्कार से भिन्न होता है तथा इसकी शुरुआत वर्ष 2005 से मानी जाती है। किसी भी अंग्रेजी अनुवाद के उपन्यास को यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2019 में यह पुरस्कार जोखा अल हार्थी को दिया गया था। जोखा अल हार्थी के सेलेस्टियल बॉडीज नाम के उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2019 दिया गया था। वहीं अगर बात की जाए मैन बुकर पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत मानी जाती है 1969 से। आज तक कुल 5 भारतीयों को मैन बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। पहली बार पहले भारतीय BS नायपॉल थे जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्री के अंग्रेजी उपन्यास को मैन बुकर पुरस्कार दिया जा। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 29 अगस्त को पूरे विश्व भर में किसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 दिसंबर 2009 को अपने 64वें सत्र के दौरान परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई तथा 29 अगस्त 2010 से इसको शुरू किया गया है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व में पहला परमाणु परीक्षण अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को किया था। अब तक कुल 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण हो चुके हैं, जिसमें अमेरिका द्वारा 1055, रूस द्वारा 615, यूनाइटेड किंगडम द्वारा 45, फ्रांस द्वारा 210, चीन द्वारा 45, भारत द्वारा 6, पाकिस्तान द्वारा 6 तथा उत्तर कोरिया द्वारा 2 परमाणु परीक्षण शामिल है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में
किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न है, हाल ही में एयरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 की कहां पर आयोजित करने की घोषणा रक्षा मंत्रालय ने की है। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एयरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में करने की घोषणा की है। एयरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 का आयोजन 3 से 7 फरवरी के मध्य बेंगलुरु में किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो होता है, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होता है। इस एयरो शो के दौरान हवाई करतब दिखाए जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक संपन्न हुई। जीएसटी काउंसिल के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला है, यह काउंसिल संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत स्थापित की गई। इस काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। काउंसिल का 2/3 बहुमत राज्यों के पास है। तो इससे संबंधित ये तीनों कथन आपके सत्य हैं। बात की जाए जीएसटी काउंसिल की, तो हाल ही में इसकी 41वीं बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। कोरोना के कारण जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है वो वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई तथा यह बताया गया कि कोरोना के कारण जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। जीएसटी पर निर्णय लेने के लिए जीएसटी काउंसिल की स्थापना अनुच्छेद 279A के तहत की गई थी। बात की जाए जीएसटी की, तो इसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है तथा भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था। भारत में जीएसटी की कुल 5 दरें लागू हैं, जिनमें 0%, 5%, 12%, 18% तथा 28% की दरें शामिल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सातवां प्रश्न है, हाल ही में नाओमी ओसाका अश्वेतों पर पुलिस अत्याचार के विरोध में वेस्टर्न एंड सदर्न टेनिस टूर्नामेंट से हट गई हैं। नाओमी ओसाका टेनिस में किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो हाल ही में जापान की नाओमी ओसाका वेस्टर्न एंड सदर्न टेनिस टूर्नामेंट से हट गई हैं। नाओमी ओसाका ने कहा है कि वो टेनिस खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अश्वेत नागरिक भी हैं और अश्वेत नागरिक जैकब ब्लैक पर पुलिस अत्याचार के विरोध में उन्होंने वेस्टर्न एवं सदर्न टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से हटने का निर्णय लिया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जनधन योजना की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला है, इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2015 को की गई। ये गलत है। जनधन खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से कम है। ये भी गलत है। तीसरा है, यह योजना वित्तीय समावेशन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को आगे बढ़ाती है। ये आपका सही है। तो हाल ही में जनधन योजना के 6 साल पूरे हुए हैं, जिसके तहत 40 करोड़ से अधिक खाते खुल चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को पीएम मोदी ने घोषणा की थी तथा 28 अगस्त 2015 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। वित्तीय समावेशन पर यह एक प्रकार का राष्ट्रीय मिशन है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राफेल विमान पुनः सुर्खियों में है। इस विमान के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। पहला है, इस विमान की निर्यात कंपनी डसॉल्ट है। यह 2 इंजनों वाला लड़ाकू विमान है। यह हवा में ईंधन भर सकने में सक्षम है। तो राफेल विमान से संबंधित ये तीनों बिंदु आपके सही हैं। बात की जाए राफेल लड़ाकू विमान की, तो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने इसका निर्माण किया है। 29 जुलाई 2020 को भारत के अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल लड़ाकू विमान आपके पहुंचे हैं। बात की जाए एक राफेल विमान की, तो एक राफेल विमान की कीमत है 1611 करोड़ रुपए। यह 2 इंजनों वाला लड़ाकू विमान होता है, जो कि हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। यह 36,000 से 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है तथा 3700 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है।
इसकी रफ्तार 1.8 मैक तक होती है तथा यह 1312 फीट के छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है। यह हवा में ईंधन भर सकने में सक्षम है। आगे आने वाले 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में इसे शामिल किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस तथा यह मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में जन्मे मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हें दद्दा ध्यानचंद भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद झांसी में पले बड़े तथा इन्होंने वर्ष 1928, 1932 तथा 1936 के ओलंपिक में भारत को हॉकी की तरफ से स्वर्ण पदक दिलाया था। वर्ष 1956 में मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में 400 से अधिक गोल किए हैं, जबकि घरेलू सीरीज में इन्होंने 1000 से अधिक गोल किए हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था क्योंकि जब वो खेलते थे तो गेंद उनकी हॉकी से ऐसे चिपकी रहती थी जैसे कोई जादू से चिपकी हो। इस वजह से एक बार एडोल्फ हिटलर ने इनकी स्टिक की जांच भी कराई थी। 29 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किया था अल मसूदी ने। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था आपका, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पहले अध्यक्ष थे आपके मोहम्मद सरदार अली खान। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं समीक्षा श्रीवास्तव, शिवम, गोलू, विजय, भगवान सिंह, मयंक मौर्य तथा मानवेंद्र सिंह। सभी को बहुत बहुत बधाई। 30 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, 3 संख्याओं का औसत 12 है, बड़ी संख्या 16 है। यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या की आधी है तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो ये गणित का प्रश्न है। आपको इसको सॉल्व करके इसका सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये तो था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके अलावा आपको सेशन ऑफ द डे में बताना है कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ये था आपका 30 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही।